नमस्कार दोस्तों, डेफोडिल कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रोहितास पूनिया आपके सामने आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कैलेंडर, उसका दूसरा पार्ट लेकर आए। कैलेंडर का कौन सा पार्ट है? दूसरा पार्ट। कैलेंडर के पार्ट के बारे में हमने क्या है, सामान्य विषय वस्तु यानी कैलेंडर की किस प्रकार रूपरेखा बनी थी या किस प्रकार इसका आविष्कार हुआ, वो परिस्थितियों के बारे में हमने अध्ययन किया। सर्वप्रथम हमने बताया था कि कैलेंडर का आविष्कार है वो अक्टूबर 1582 में पोप ग्रेगरी ने किया था। पोप ग्रेगरी ने किया, वो कहाँ के थे? रोम के थे। और इनको अपने क्या है, इन कैलेंडर को अपने विश्व स्तर पर अनेक नामों से जाना जाता है। वैश्विक दृष्टि से देखें तो इस कैलेंडर को अनेक नामों से, यदि अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर का बोले तो हम जो पढ़ रहे हैं वही कैलेंडर की चर्चा होगी। यदि ग्रेगोरियन कैलेंडर की कहें तो भी कौन से कैलेंडर जो हम पढ़ रहे हैं वही। उसी प्रकार रोमन कैलेंडर और अंग्रेजी कैलेंडर, इसी कैलेंडर के क्या है? उपनाम। उसके बाद मैंने बताया था इस कैलेंडर की शुरुआत, इस कैलेंडर की शुरुआत की बात करें तो अपनी शुरुआत यहीं से हुई। पहला ही तो दिन था, पहला ही क्या था? महीना, और पहला ही क्या था? वर्ष, और उसके आगे लिखा था एडी, और उस दिन वार था सोमवार। उस दिन वार कौन सा था? सोमवार। ये बात मैंने बताई था। एडी का अर्थ होता है एना डोमिनी, यानी ईश्वर का जन्म। इसका मतलब पोप ग्रेगरी ने ईसा मसीह के जन्म को आधार मानकर इस कैलेंडर का आविष्कार किया था। और यदि इसमें बात और करें तो यहां यदि आपसे प्रश्न पूछे कि ईस्वी सन का प्रथम दिन कौन सा वार था, तो कौन सा वार था? सोमवार था। कौन सा वार था? सोमवार। फिर यदि हमने बात की तो ये कैलेंडर है वो सौर वर्ष पर आधारित है। कौन सा है? सौर वर्ष पर आधारित है। जैसे अपने बात करें, अपने वाले कैलेंडर है जैसे विक्रम संवत है, शक संवत है, वो चंद्र कैलेंडर है, वो चंद्रमा की गतिविधियों पर आधारित है। लेकिन ये क्या है? सौर कैलेंडर है। तो सौर कैलेंडर की बात करें तो ये अपने क्या है, पृथ्वी की जो गतियां होती है दो प्रकार की, परिक्रमण गति, पृथ्वी अपने कक्षा में चक्कर लगाती है, और परिभ्रमण गति यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है। उस प्रकार से यहां दिन और क्या बनते हैं? वर्ष बनते हैं। क्या बनते हैं? वर्ष। उसके बाद हमने कहा कि इसमें क्या है, एक बात सामने आई थी अपने कि यदि इस कैलेंडर में, क्योंकि अपने एक वर्ष की समयावधि, एक वर्ष यानी एक सौर वर्ष में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और कुछ क्या थी? सेकंड थी। क्या थी? सेकंड। तो हमने यहां से पढ़ा था कि यहां पोप ग्रेगरी को दो प्रकार से एक वर्षों का निर्माण करना पड़ा, यानी एक लीप वर्ष संबंधित अवधारणा देनी पड़ी। एक लीप वर्ष संबंधित कंसेप्ट अपने सामने आया था। वो किस प्रकार आया कि ये देखो, यहां उन्होंने क्या सोचा कि पहले में क्यों न क्या है, एक बार क्या इसमें कितने दिन मालूम? 365। और फिर उन्होंने कहा 5 घंटे 48 मिनट है, ये लगभग कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे। 6 घंटे को यदि लें, 6 घंटे को लें तो फिर अपने बात है प्रति चौथे वर्ष के आधार पर लगभग कितने दिन बन जाता है? 24 घंटे, यानी एक दिन बन जाता है। कितना दिन बन जाता है? एक दिन। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रति चौथे वर्ष कितने दिन ले लूंगा? 366 दिन। तो इनको उन्होंने क्या, 366 जिस वर्ष में ले रहा था दिन, उसको तो लीप वर्ष बोल दिया। जिसमें 65 ले रहा था उसको क्या बोल दिया था? साधारण वर्ष बोल दिया। कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष। बात समझ? इसलिए मैंने कहा एक यहां से ये दिक्कत आ गई थी कि 5 घंटे 48 मिनट है। कितने घंटे हैं? 5 घंटे। वो कितने जोड़ रहा है? 6 घंटे। 6 घंटे जोड़ेगा तो कैलेंडर बताओ, अपनी गिनती कर रहे हैं यानी कैलेंडर में जो कर रहे हैं वो अगर क्या है, कैलेंडर अपने वाला आगे चले जाएगा और सौर वर्ष वाला क्या रह जाएगा? पीछे। यानी कहने का मतलब यह है कि कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा कि अपने जो कैलेंडर बनाया, जो पोप ग्रेगरी ने बनाया, वो कैलेंडर आगे निकल जाएगा। किससे? सौर वर्ष से। तो उनके आधार पर उन्होंने क्या किया, फिर इस जो 5 घंटे 48 को लगभग क्या उन्होंने 6 घंटे माना था, इसको कम करने के लिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक शताब्दी लीप शताब्दी नहीं होगी। प्रत्येक शताब्दी क्या नहीं होगी? लीप शताब्दी नहीं होगी। प्रत्येक चौथी क्या होगी? लीप शताब्दी होगी। प्रत्येक चौथी क्या होगी? लीप शताब्दी। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कैलेंडर के पार्ट 1 को उससे देखें। वहां से मैंने क्या है, उस विषय वस्तु को डिटेल से बताया। क्या बताया? डिटेल से। यहाँ तो बिल्कुल मैं क्या है, शॉर्ट में इस पर बात कर रहा हूँ, अपने नए मैटर पर जाएंगे यहाँ। तो फिर मैंने बताई थी यहाँ दो प्रकार, यानी वर्ष से वर्षों के प्रकार में अपने दो चीजें याद रखनी थी आपको कि प्रत्येक चौथा वर्ष क्या कहता है? चौथा वर्ष। चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। क्या होता है? लीप वर्ष। एक तो बात ये। इसी प्रकार प्रत्येक कौन सी? चौथी शताब्दी।
कौन सी शताब्दी? चौथी शताब्दी। क्या होती है? लीप। कौन सी होती है? लीप शताब्दी। ये दो आपको कंसेप्ट याद रखना। यानी लीप वर्ष संधि तो उदाहरण में सिर्फ क्या है, उसका यदि निष्कर्ष निकाले, सारांश निकाले, तो अपने सामने दो बातें निकल कर आती है कि प्रत्येक चौथा वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष। और प्रत्येक चौथी शताब्दी क्या होगी? लीप शताब्दी। यदि ये दो बातें आपके याद रहती है तो इसका मतलब वर्षों के प्रकार आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे? कंठस्थ हो जाएंगे। अब अपने क्या है, फिर वर्षों के प्रकार में अपने डिटेल से पढ़ने के लिए फिर मैंने क्या है, अलग हेडिंग डलाई थी आपको, वर्षों के प्रकार। कौन सी डलाई थी? वर्षों के प्रकार। उन पर जाएगी किस प्रकार से। तो पहला अपने कौन सा था? पहला अपने वर्षों के प्रकार में पहला कौन सा था? साधारण वर्ष। कौन सा? साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष था? साधारण वर्ष। यानी वह वर्षों का समूह। कौन सा? वह वर्षों का समूह जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, वो क्या कहलाएगा? साधारण वर्ष। क्या कहलाएगा? साधारण। क्योंकि मैंने कहा था उन्होंने प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष माना था। प्रत्येक चौथा वर्ष क्या माना था? लीप वर्ष। तो इसका मतलब क्या है? ये पहला, दूसरा और तीसरा क्या होंगे? सामान्य वर्ष होंगे। क्या होंगे? सामान्य। इसी प्रकार आगे 5, 6, 7। तो आप देखो प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होगा, तो इसका मतलब ये 4 के क्या चल रहे हैं? गुणज तो चल रहे हैं। 4 के क्या चलेंगे? गुणज ही तो चलेंगे। 4 के गुणज चलेंगे तो इसका मतलब वो 4 से क्या होंगे? डिवाइड होंगे। तो इसका मतलब साफ हुआ कि मैथ में मतलब क्या है, कितने बड़ा कोई वर्ष दिया गया, यदि वो 4 से डिवाइड है, यदि अंतिम दो संख्या में यदि 4 का भाग जा रहा है तो पूरी वर्ष के अंदर या पूरी संख्या के अंदर क्या है? 4 का भाग जाएगा। तब आपने क्या इस प्रकार दो प्रकार बना लिए पहचान की दृष्टि से। पहचान कैसे करेंगे? बोले जिसमें क्या है, अंतिम दो अंक, वर्ष के अंतिम दो अंकों में यदि 4 का भाग जा रहा है, यदि 4 का भाग जा रहा है तो वो क्या होगा? तो वो क्या होगा? लीप वर्ष होगा। तो क्या होगा? वो लीप वर्ष। यदि अंतिम दो अंकों में 4 का भाग नहीं जा रहा तो वो कौन सा होगा? साधारण वर्ष। कौन सा होगा? साधारण। ये सिर्फ किसकी बात हो रही है? वर्षों की बात हो रही है, शताब्दियों की बात नहीं हो रही। किसकी नहीं हो रही? शताब्दियों की। तो अपने यहां एग्जांपल के तौर पर देखो कुछ वर्ष ले सकते हैं। ये क्या हो गया? आपका साधारण वर्ष हो गया। तो साधारण वर्ष में अपने देखेंगे तो अपने कुछ एग्जांपल, जैसे मैंने कहा 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, ये कुछ क्या है? अपने उदाहरण के लिए लिए गए अपने ये सामान्य वर्ष। कौन से वर्ष है? सामान्य। या फिर कौन से हैं? साधारण वर्ष। कौन से वर्ष है? साधारण। फिर अपने इसमें और चर्चा करें तो अपने मैंने कहा था कि साधारण वर्ष में अपने कुछ चीजें याद रखने की। इसमें दिन बात आए तो दिन कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 365 होते हैं। कितने होते हैं? 365। कितने दिन है? 365। यदि इसमें बात करें फरवरी, तो एक दिन जो कमी वृद्धि हो रही थी साधारण और सामान्य वर्ष में, एक दिन का अंतर है, वो अंतर किस महीने में आ रहा था? वो फरवरी मास में आ रहा था। तो इसमें यदि फरवरी है तो वो सामान्यतः कितनी होगी? 28 की होगी। यदि लीप होगा तो कितने की होगी? 29 की। और इसकी मैं तीसरी बात करें तो एक मैंने बताया इसकी, यदि हम क्या है 365 दिन के सप्ताह बने तो फिक्स कितने 52 सप्ताह के बाद कितना दिन शेषफल बचता है? एक दिन। कितना दिन? एक दिन। यानी 52 सप्ताह प्लस एक दिन। इस एक दिन को मैंने कहा, क्या कहा था? ये अपने क्या अतिरिक्त दिन बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? विषम दिन। अतिरिक्त या फिर कौन सा दिन है? विषम। कौन सा दिन है? विषम दिन बोल सकते हैं। ये बात बताइए अतिरिक्त या विषम दिन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ध्यान करना कि कोई भी दिनों की संख्या, कोई भी दिनों की संख्या जो सप्ताह बढ़ाने के बाद, कोई भी दिनों की संख्या जो सप्ताह बढ़ाने के बाद शेषफल के रूप में बचे, उसे क्या कहते हैं? कैलेंडर में विषम दिन कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम दिन। जैसे यदि मैंने उदाहरण के तौर पर यदि मैंने ले लिया कि बताओ यानी 64 वर्षों यानी 64 दिनों में विषम दिन कितने होंगे? तो आपने कहा 64 के सप्ताह बढ़ाएंगे तो देखो 9 सप्ताह, 9 तो सप्ताह बन गए और 9 सप्ताह बन गए, कितना शेषफल बच गया? 1। इसका मतलब क्या है? 64 दिनों में शेषफल कितना? विषम दिन कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये काम क्या आएगा? मैंने पिछले वीडियो में इस प्रकार बताया कि यदि आपसे पूछे कि आज के 64 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि आज के 1 सप्ताह बाद भी यही वार होगा, 2 सप्ताह बाद भी यही, और 9 सप्ताह बाद भी क्या रहेगा? यही रहेगा। इसका मतलब सिर्फ आज वाले में क्या जोड़ना है? एक दिन जोड़ना है और आज के 64 दिन के बाद का क्या आ जाएगा? वार आ जाएगा। ये अतिरिक्त या विषम दिनों का कैलेंडर में इस प्रकार से उपयोग करना। उसके बाद अपनी बात करें स्टूडेंट से, तो इसके अंदर मैंने एक बात और बताई थी, ये बताई थी कि सामान्य
कौन से वर्ष है? साधारण वर्ष में। कौन से वर्ष में? साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन, वर्ष का प्रथम दिन, प्रथम दिन वह अंतिम दिन, वह कौन सा? लास्ट दिन, वह अंतिम दिन समान होते हैं। वह अंतिम दिन, साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन वह अंतिम दिन का वार कह सकते हैं। एक ही बात है, का वार समान होता है, का वार है समान। इस लाइन को कैसे समझोगे? एक एग्जांपल से समझोगे। जैसे यदि मैंने कह दिया, एग्जांपल आपके परीक्षा में इस प्रकार पूरा सवाल लिखा है, पूरा क्या आएगा? सवाल लिखा आएगा। तो किस प्रकार से कि 1 जनवरी, क्योंकि प्रथम दिन कौन सा वार होता है किसी वर्ष का? 1 जनवरी। 1 जनवरी 2014 को मान लीजिए सोमवार है। कौन सा वार है? सोमवार। तो बताइए 31 दिसंबर 2014 को कौन सा वार होगा? ऐसा पूरा प्रश्न लिखा है कि यदि 1 जनवरी 2014 को सोमवार है तो बताइए उसी वर्ष 31 दिसंबर 2014 को कौन सा वार होगा। तो आपको अपने क्या यहाँ क्या फैक्टर कौन सा नियम लगाओगे कि अपने पढ़ रखा है कि ये 2014 है, इसमें क्या 4 का भाग नहीं जा रहा ना? नहीं जा रहा, तो कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में या साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन का वार क्या होता है? समान। तो प्रथम दिन का सोमवार देखा है तो अंतिम दिन का भी कौन सा वार आएगा? सोमवार है। कौन सा वार आएगा? सोमवार है। अब एक बात ध्यान करना, कुछ के बच्चों के दिमाग में यहाँ यही भी प्रश्न क्रिएट हो सकता है। कैसे? कि गुरुजी आपने बताया कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन है? 365। तो इसका मतलब यहाँ क्या है? 365 का तो 52 सप्ताह, एक दिन बचता है, तो फिर एक दिन बड़ा क्यों नहीं? इसका कारण यह है क्योंकि आपको 1 जनवरी 2014 का वार दे रखा है। इसका मतलब 1 जनवरी का दे रखा है, तो 1 जनवरी को आप छोड़ दिया तो वर्ष में पीछे क्या? 365 दिन ही बचे। इसमें कितने बचे? 364। 364 के पूरे कितने सप्ताह बनेंगे? 52 सप्ताह। कितने बनेंगे? 52। तो इसका मतलब यहाँ सोमवार है तो 52 सप्ताह बाद भी कौन सा वार होगा? सोमवार। इतनी बात मेरे हिसाब से समझिए। अब कुछ बात यहां ध्यान करना, यदि थोड़ा बहुत प्रश्न क्या है इससे हटकर आता है, थोड़ा बहुत क्या इससे हटकर आता है, तो आप इसी नियम से इसको क्या करोगे? सोल्व करोगे। इसी नियम से कैसे? कि जैसे मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ गया कि एग्जाम्पल के लिए कि 1 जनवरी 2011 को शनिवार है। कौन सा वार है? शनिवार। तो बताओ 8 जनवरी 2012 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार है? ये प्रश्न आ गया कि बताओ 1 जनवरी 2011 को शनिवार को, तो 8 जनवरी 2012 को कौन सा वार है? होगा। अब यहाँ क्या है आपके हिसाब से कि गुरुजी ने तो बताया था प्रथम दिन के बाद क्या वर्ष आना चाहिए? अंतिम दिन। तो प्रथम के बाद अंतिम तो नहीं है, तो यहाँ तो डायरेक्ट नहीं तो नहीं लग रहा, लेकिन नहीं लग रहा डायरेक्ट, लेकिन अपनी क्योंकि बात उसकी क्या है? इर्द गिर्द है। जो हमने अभी पढ़ा है कि साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। बात उसकी क्या है? बिल्कुल क्या है? इर्द गिर्द है। कैसे? क्या आपको पता है यदि 31 जनवरी 2011 को कौन सा वार है? शनिवार है, तो आप 31 दिसंबर का तो डायरेक्ट बता सकते हो ना। 31 दिसंबर 2011 को कौन सा वार होगा? शनिवार ही। कौन सा वार होगा? शनिवार होगा। इसका मतलब क्या हुआ? शनिवार, तो फिर 1 तारीख को कौन सा वार हो गया? 1 तारीख को कौन सा वार हो गया? रविवार। कौन सा वार हो गया? रविवार। अगर 1 को रविवार है तो 7 दिन बाद भी कौन सा वार आएगा? रविवार। आपका आंसर क्या हो गया? रविवार। यानी मेरा कहने का मतलब यदि क्या है इस नियम के बिल्कुल पास की बात हो तो उन ये वाला नियम लगाकर अपने क्या है प्रश्न के उत्तर तक पहुंच जाए। तो जिस प्रकार यहाँ 1 जनवरी 2011 को दे रखा था डायरेक्ट ही कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1 जनवरी 2011 को शनिवार है तो आपको पता है अगले वर्ष में जाने, साधारण वर्ष में क्या एक दिन सक्सेसफुल होता है ना, तो अगले वर्ष में जाने के लिए क्या एक बढ़ क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब 1 जनवरी 2012 को कौन सा होगा? शनिवार ही होगा। 1 को शनिवार रविवार होगा, 1 को क्या होगा? रविवार। यदि 1 को रविवार है तो 7 दिन बाद भी कौन सा वार आएगा? रविवार ही आएगा। ये बात अपने ध्यान रखना। इसी प्रकार हो सकता है एग्जांपल के लिए क्या कुछ कई बार क्या पीछे रह जाए बात। यदि आपके सामने आ गया 1 जनवरी 2009 और कौन सा वार आ गया? रविवार आ गया, तो बताओ भी ऐसे भी आ सकता है भी 23 दिसंबर, कौन सा दिसंबर है? 23 दिसंबर 2009 को कौन सा वार होगा? अब यहां भी क्या नहीं है? अंतिम दिन तो नहीं है, लेकिन अपने नियम पता है 1 जनवरी 2009 को यदि रविवार दे रखा है तो 31 का तुम डायरेक्ट ही बता सकते हैं, क्योंकि साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में क्या है? प्रथम और अंतिम दिन क्या होंगे? समान होंगे। तो यहां तो क्या है? रविवार का रविवार रहेगा। अब बात क्या है कि थोड़ा सा आगे चले गए, अब क्या आना है? पीछे आना है, क्योंकि 31 दिसंबर का रविवार निकाल लिया मैंने, पूछा है मैं 23 दिसंबर का, तो 31 में से आपको पता है 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 24।
कितने बचेंगे 24। तो 24 को भी कौन सा वार होगा, 24 दिसंबर को क्या होगा, रविवार ही तो होगा। इसका मतलब वापस एक और आएंगे नीचे, कौन सा वार आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। कौन सा वार आ जाएगा, शनिवार। तो मेरा कहने का मतलब यदि क्या है, साधारण वर्ष में प्रथम और अंतिम दिन सम्मान से संबंधित वार आता है, तो यदि कोई डायरेक्ट वर्ष नहीं आता इस प्रकार का, तो यदि कोई इर्द गिर्द बात आती है, ये ना आकर इर्द गिर्द बात आती है, तो भी आप क्या है, इसी नियम से क्या करोगे, अपने प्रश्न का उत्तर दोगे। बात क्लियर है। अब दूसरा इसमें देखो कौन सा पढ़ेंगे, जिन विद्यार्थियों के क्या है रीजनिंग सिलेबस में वो नियमित रूप से क्लास देखें, क्योंकि आपकी जल्द से जल्द सभी प्रकार की परीक्षाएं होने की संभावना रहेंगी। क्योंकि इस वैश्विक महामारी के चलते अभी तो क्या है लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या है आपको पता है सभी प्रकार की छूट दी जा रही है, और सभी प्रकार के क्या है शिक्षण संस्थान से संबंधित नियम भी आ रहे हैं कि किस प्रकार वो खुलेंगे, यानी भर्ती से संबंधित भी बातें हो रही है। तो आप क्या है अपने हिसाब से क्या रेडी रहें, क्योंकि हो सकता है कि यह जल्द ही क्या इस प्रकार की समस्या से हमें क्या है समाधान मिल जाए, उसके बाद क्या आपकी परीक्षा की कोई तिथि भी क्या हो जाएगी, घोषित हो जाएगी। तो आप ऐसा न सोचें कि अभी परीक्षा नहीं होने वाली है, अभी तो ये मतलब इस प्रकार की क्या महामारी चल रही है, इसके बीच परीक्षा कहां से होगी, ये आपका सोचना बिल्कुल क्या है गलत है। आप नियमित रूप से अध्ययन करिए, आप इस बात को क्या है दिमाग से बाहर निकाल लीजिए कि हमें परीक्षा होगी नहीं होगी, उससे हमें क्या है कोई अपने क्या है उस बात से लेना देना नहीं है। हमें तो निश्चित तौर पर अपने क्या जो रूटीन यानी डेली है वो यानी 5 या 6 घंटे या 7 या 8 घंटे जो नियमित रूप से हमें अध्ययन करना है, उस अध्ययन को क्या रखना है, जारी रखना है। तो उसके बाद अपने ध्यान करें इसके अंदर, तो उसके बाद अपने क्या है कौन सा 2 नंबर के वर्ष वर्षों के प्रकार में 2 नंबर कौन सा स्टूडेंट है, लीप वर्ष। लीप वर्ष को क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। कौन सा बोलते हैं, अधिवर्ष। कौन सा बोलेंगे, अधिवर्ष। तो देखो इसके अंदर क्या लिखेंगे कि वह वर्षों का समूह, वह वर्षों का समूह, कौन सा, वह वर्षों का समूह है जो 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसका मतलब अंतिम 2 संख्या, वर्ष की अंतिम 2 संख्या में 4 का क्या जाएगा, भाग जाएगा। ये 4 के भाजकता का नियम बता रहा है। वह वर्षों का समूह जो 4 से पूर्णतः विभाजित होता है, क्या है, होता है, तो कौन सा कहलाता है, लीप वर्ष। कौन सा कहलाता है, लीप वर्ष। एग्जाम्पल के लिए कुछ अपने ले सकते हैं, बाकी बहुत है लीप वर्ष। एग्जाम्पल के लिए अपने ज्यादातर यही काम आएंगे, 92 है, 1996, 2004 है, 2008 है, 2012 है, 2016 है, और 2012 के बाद कौन सा है, 16, और 2000 कौन सा है, 20। कौन सा है, 20। इस प्रकार यही लगभग क्या अपनी परीक्षा में यहीं से प्रश्न क्या आने की संभावना। तो ये आपके बिल्कुल क्या कंठस्थ होने चाहिए कि ये महीने सॉरी ये वर्ष कौन से होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। अब इनमें वो बातें लिखेंगे दोबारा, कौन सी, इसमें दिन की बात करें तो इसमें दिन कितने होंगे, इसमें दिन होंगे 366। कितने दिन होंगे, 366। और यहां अपने फरवरी की बात करें तो यहां फरवरी कितने की होगी, यहां फरवरी होगी अपने क्या है 29 दिन की। कितने दिन की, 29 दिन की। और उसके बाद अपने बात करें तो यहां फरवरी 29 दिन की होगी, और यहां अपने क्या है 52 सप्ताह। कितने सप्ताह पड़ेंगे, 366 दिन के 52 सप्ताह प्लस कितने दिन है, 2 दिन। क्या दिन है, 2 दिन। इस 2 दिन को अपने क्या बोलते हैं, मैंने पहले ही बता दिया कौन सा दिन बोलते हैं, विषम दिन। विषम दिन कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं अपने, क्या कह सकते हैं इसको, अतिरिक्त दिन। क्या कह सकते हैं, अतिरिक्त दिन। और अतिरिक्त दिन काम क्या आते हैं, अभी भी हमने चर्चा की थी कि कोई भी अगर क्या है दिनों की संख्या है उसको सप्ताह बनाने के बाद शेषफल के रूप में बचेंगे, वो क्या है, अतिरिक्त या क्या होते हैं, विषम दिन होते हैं। जैसे दिनों की संख्या 366 थी, उसके सप्ताह बने 52 सप्ताह बने, उसके बाद शेषफल क्या बचा हमारे पास, 2 दिन। तो वो 2 दिन क्या है, विषम दिन। क्या है, ये काम क्या आएंगे, जब भी हमें क्या 366 दिन आगे जाना होगा तो हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि 52 सप्ताह के बाद बार में परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ किसका फर्क पड़ेगा, 2 दिन का फर्क पड़ेगा। तो उसके बाद अपने इसमें बात ये रखनी है कि वहां तो हमने क्या पढ़ा था, साधारण वर्ष में प्रथम व अंतिम दिन समान होते हैं, लेकिन यहां देखो क्या पढ़ेंगे कि लीप वर्ष में, कौन से वर्ष में, लीप वर्ष में, लीप वर्ष में अंतिम दिन, कौन सा दिन है, अंतिम दिन। अंतिम दिन का मतलब है 31 दिसंबर। अंतिम दिन प्रथम दिन की तुलना में
प्रथम दिन की तुलना में एक दिन बढ़कर आता है, एक दिन बढ़कर आता है, एक दिन वृद्धि हो जाती है, एक दिन बढ़कर आता है। कैसे? लीप वर्ष में अंतिम दिन 31 दिसंबर है, वो प्रथम दिन मतलब 1 जनवरी की तुलना से तुलना करें या की तुलना में एक दिन क्या आएगा? बढ़कर आएगा। क्या आएगा? बढ़कर आएगा, यानी इंक्रीज होगा, एक दिन क्या हो जाएगा? प्लस है। तो कैसे? जैसे अपने एग्जांपल के तौर पर यदि यहाँ एग्जांपल लें तो एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं। अब की बार हमें कौन सा लेना है? उदाहरण लीप वर्ष का लेना है। तो लीप वर्ष में बात करें, जैसे अपने सामने आ गया 1 जनवरी, कौन सा आ गया? 1 जनवरी। तो 1 जनवरी है, 1 जनवरी के बाद कौन सा आ रहा है? 2000 मान लीजिए 16 आ रहा है, और यहां में कौन सा वार दे दिया गया है? बुधवार दे दिया। हमें पूछे 31 दिसंबर, कौन सा दिसंबर है? 31 दिसंबर 2016 को कौन सा वार है? तो हमें यहां से हमें क्या देखना है कि 1 जनवरी 2016 को बुधवार है, तो हमें पता है कौन सा वर्ष है? ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष में अंतिम दिन प्रथम दिन की तुलना में क्या आता है? एक दिन बढ़कर आता है। इसका मतलब बुधवार है, बुधवार में एक क्या कर देंगे? इंक्रीज यानी वृद्धि कर देंगे। तो बुधवार के बाद कौन सा वार आ जाएगा? अपने यहाँ गुरु कह सकते हो या फिर अपने क्या बृहस्पतिवार भी ऑप्शन मिल सकते हैं। कौन सा वार हो जाएगा? बृहस्पतिवार। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न पत्र में क्या है, इससे अपने क्या है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष से संबंधित है। क्या कई बार डायरेक्ट ही प्रश्न आता है इस प्रकार का 1 जनवरी, क्योंकि पूरी भाषा में दिया हुआ है 1 जनवरी 2016 को बुधवार है, तो बताओ 31 दिसंबर 2016 को कौन सा वार है? या फिर 1 जनवरी 2010 को ये वार है, तो बताओ 31 दिसंबर 2010 को कौन सा वार है? क्योंकि अपने वाली विषय वस्तु है जो रीजनिंग से संबंधित है, वो अक्सर क्या एग्जाम में देखोगे आप 70% विषय वस्तुओं को सामान्य प्रवृत्ति की होती है। तो वहां आप क्या है, इस प्रकार के भी प्रश्न क्या है, बिल्कुल सामान्य प्रश्न भी पूछे जाएंगे आपसे। यानी आपसे अगर क्या है देखोगे तो आपके यदि जहां 50 प्रश्न आते हैं, तो वहां क्या लगभग क्या है 35% की विषय वस्तु बिल्कुल क्या रहेगी? सामान्य रहेगी। तो आप वो मैं उस बात को क्या आप नेग्लेक्ट करें कि इसमें विषय वस्तु क्या रहती है? सामान्य रहती है, क्योंकि वो तो सभी करेंगे, वो विषय वस्तु क्या है सभी के लिए सामान्य होगी। तो आप अपनी क्या है अपना परफॉर्मेंस कहां दिखा रहे हो? तो इसका मतलब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का उद्देश्य यही है, जो आपके प्रश्न पत्र में यानी 20 से 25% जो विषय वस्तु आएगी वो आपकी क्या करवानी है? तैयार करवानी है। उसके बाद अपने देखो, अब आपने तीसरा नंबर इसमें क्या है? वर्षों के प्रकार में आपने साधारण वर्षों लीप वर्ष पढ़ा था। अब थोड़ी सी शताब्दी पर गौर करना। ये अपने वर्षों के बारे में पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है? वर्षों के बारे में। तो शताब्दी पर जैसे कैसे गौर करोगे? अभी तक अपने क्या है 20 शताब्दियां आ चुकी है, 2000 पकड़े हैं, तो इसका मतलब अभी तक की क्या है ईस्वी सन के बाद कितनी शताब्दियां आ चुकी हैं? 20 शताब्दियां आ चुकी हैं। 20 में से 5 शताब्दी क्या थी? लीप थी, और 15 क्या थी? साधारण थी। तो अपने तीसरा प्रकार इसमें क्या है? तीसरा प्रकार देखेंगे कैसे? एक तो कौन सा होता है? साधारण शताब्दी। कौन सी शताब्दी? साधारण शताब्दी। और एक कौन सी होती है अपने चौथी? कौन सी होगी? लीप शताब्दी। कौन सी होगी? लीप शताब्दी। कौन सी शताब्दी? लीप शताब्दी। तो साधारण शताब्दी में देखो क्या करना है हमें। साधारण शताब्दी की पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अपने क्या है वो शताब्दी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शताब्दी। बात किसकी हो रही है? शताब्दी की हो रही है। दोनों में किसकी बात हो रही है? शताब्दी की बात हो रही है। तो शताब्दी यानी वह वर्षों का समूह, वह वर्षों का समूह है जो 100 से पूर्णतः विभाजित होता हो, पूर्णतः विभाजित होता हो। परंतु 400 से, ध्यान से पढ़ना इस सेंटेंस को। आप सोचोगे 100 कहां से आ गए, ये भी आपको बताऊंगा, परंतु 400 से नहीं। कैसे? कि जब देखो ये बात किसकी हो रही है? शताब्दी की बात हो रही है। किसकी हो रही है? शताब्दी। शताब्दी तभी होगी जो वो क्या है पहले 100 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। अगर 100 से पूर्णतः विभाजित है तभी ये नियम लागू करना है। तभी क्या करना है? नियम। यदि वो 100 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसमें दोनों में क्या है सबसे पहले कंडीशन क्या रहेगी? वो संख्या 100 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। वो वर्षों की जो अपनी संख्या दे रखी है वो पूर्णतः 100 से क्या है? विभाजित। तभी ये नियम क्या करेंगे? लागू करेंगे। अगर अदरवाइज अगर 100 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, जैसे अपने 2014 है, जैसे 1992 है, जैसे 1518 है, जैसे 1020 है, जैसे 1031 है, तो ये क्या है? ये 100 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो वहां कौन सा नियम लगाएंगे? 4 का भाग जाता है अंतिम दो संख्या में तो कौन सा होगा? लीप वर्ष। अगर नहीं जाता साधारण। अगर वो संख्या 100 से पूर्णतः विभाजित है, जैसे ये देखो पहले क्या है जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था तो 99 के बाद 100वां वर्ष कभी तो आया होगा, 100वां वर्ष आया होगा, कभी 200वां वर्ष आया होगा, कभी 300 भी आया होगा, कभी 500 भी आया है, 600 भी आया है,
700 भी है, 900 भी है, इस प्रकार के 1000 भी है, 1100 भी आया होगा, 1300 भी है, 1400 भी है, 1500, 1700, 1800, 1900। अभी तक ये हैं, अभी तक जो ईस्वी सन के बाद कैलेंडर चला है उस कैलेंडर में इतनी ही शताब्दियां साधारण है। क्या है? साधारण है। अभी तक जो कैलेंडर चला है उसके बाद अपने क्या है, ये देखो 100 है, 100 में 400 का भाग पूर्णतः से नहीं जाता, क्योंकि इसमें 400 का नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये शताब्दी, अब इसमें भी नहीं जाता, नहीं जाता ना, और इसमें भी नहीं जाता। देखो, लेकिन यहां मैंने 400 बीच में छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि 400 में 400 का भाग क्या जाता है? पूरा पूरा जाता है। क्या जाता है? तो अपनी साधारण शताब्दी की पहचान कैसे करेंगे? या तो याद रख लो ये कि ये जो 15 वर्ष अपने आप में क्या ये वर्ष ही तो है, क्योंकि कभी देखो अपने जो पीछे देखो 1999 के बाद 2000वां वर्ष आया था, 2000वां वर्ष आया था, वो अपने आप में क्या था? एक वर्ष ही तो था 1999 के बाद। लेकिन 2000 वो अपने आप में क्या शताब्दी भी थी साथ में, तो वो शताब्दी के कारण क्या था? लीप वर्ष था, न कि वो क्या 4 के भाग के कारण लीप वर्ष था, वो शताब्दी के कारण क्या था? लीप वर्ष। तो अपने इस प्रकार अपने देखेंगे तो ये अभी तक 15 है, देखो 3 6 9 3 12 3 कितने हैं? 15। अभी तक क्या है? कैलेंडर स्टार्ट होने के बाद अभी तक 15 शताब्दियां हैं, वो क्या ये साधारण है। क्या ये साधारण है? इसकी यदि अपने याद नहीं रहता है तो कोई भी अगर के आपको दिखे, यानी कोई भी वर्ष जिसके अंत में कम से कम कितने जीरो होने चाहिए? 2 होने चाहिए, 3 हो तो कोई बात नहीं, कम से कम कितने? 2 जीरो। वहां आप ध्यान रखना 4 का भाग देखकर अपने क्या है? 4 का भाग देखकर पहचान नहीं करेंगे। वहां किसका भाग देख रहे? 400 का भाग देखकर क्या करेंगे? पहचान करेंगे। इतनी बात याद रखनी कि जिस वर्ष के अंत में कम से कम कितने जीरो आ रहे हैं? 2 जीरो है, तो वो अपने आप में क्या होंगी? शताब्दी होगी। देखो सभी की देखो पीछे के कम से कम कितने जीरो हैं? 2 जीरो है, तो अपने आप में शताब्दी है। और उस शताब्दी की पहचान 4 का भाग देकर नहीं करेंगे। जैसे देखो 4 का भाग सभी में जा रहा है, जैसे 100 में देखो 4 का जा रहा है, 200 में जा रहा है, जा रहा नहीं जा रहा, तो आप वहां इस प्रकार नहीं करोगे। जैसे 300 में जा रहा है, वहां सिर्फ पहचान का तरीका कौन सा रहेगा? 400 वाला। यदि अंत में क्या है? 2 जीरो कम से कम नहीं है, जैसे मैंने पीछे के कितने भी जो वर्ष उदाहरण में लिखा है वो देख लीजिए। अब यहां देखो अपने आप में ये वर्ष है, साधारण शताब्दी बन गई ना, अपने आप में ये वर्ष ही बात। अब वर्ष अगर साधारण शताब्दी है तो साधारण शताब्दी में दिन कितने होंगे? 365। कितने दिन होंगे? 365 दिन। अगर 365 दिन जिस वर्ष में होते तो उसके नियम मैंने डिटेल से दिखा रखे हैं किसमें? साधारण वर्ष में। तो साधारण शताब्दी भी अपने आप में क्या होती है? एक साधारण वर्ष होती है। क्या होती है? साधारण वर्ष, क्योंकि उसमें भी दिन कितने होंगे? 365 होंगे। 365 दिन जिसमें होंगे तो उसकी डिटेल आपने पता है, उसमें फरवरी 28 की होगी, 365 दिन होंगे, 52 सप्ताह एक दिन होगा, और उसका प्रतिफल अंतिम दिन क्या होगा? समान। तो आगे के नियम किसके समान रहेंगे? साधारण वर्ष के समान रहेंगे, क्योंकि साधारण शताब्दी भी अपने आप में क्या है? साधारण वर्ष है। और लीप शताब्दी क्योंकि पहचानने का तरीका भी है। वैसे वर्ष के दिनों के हिसाब से 2 ही प्रकार का होता है, एक 365 दिन वाला, एक 366 दिन वाला, लेकिन पहचान के कितने तरीके हैं? 4। उसके बाद अपने क्या है? अगर क्या है लीप शताब्दी की बात करें तो वह वर्षों का समय, कौन सा? वह वर्षों का समूह है जो 100 के साथ साथ 400 से भी पूर्णतः विभाजित होता हो। क्या होता हो? विभाजित होता हो। यानी वह वर्षों का समय जो 100 के साथ साथ 400 से भी पूर्णतः क्या होता हो? विभाजित होता हो। तो ये अभी तक क्या है? क्योंकि अभी तक 20 शताब्दी है, 20 में से 15 ऊपर चली गई ना, तो नीचे कितनी बची है? 5। वो कौन सी बची है? 400 है, एक कौन सी है? 800 है, एक कौन सी है? 1200 है, एक कौन सी है? 1600 है, एक अभी पीछे आई थी, कौन सी आई थी? 200। ये अपने आप में क्या है? लीप शताब्दी। ये क्या है? लीप शताब्दी। लीप शताब्दी है तो इसमें दिन कितने होंगे? 366। कितने दिन होंगे? 366 दिन। 366 दिन जिस वर्ष में होते हैं, क्योंकि ये अपने आप में 2000 वर्ष आया था यहाँ, अगर जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं तो उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। किस में पढ़ लिया है? लीप वर्ष में। तो लीप शताब्दी भी अपने आप में क्या होती है? लीप वर्ष, लेकिन पहचानने का तरीका उनका भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न होता है। तो ये बात आप क्या रखोगे? ध्यान रखोगे कि वर्षों के प्रकार दिन के हिसाब से 2 प्रकार होते हैं, 365 दिन वाला, 366 दिन वाला, लेकिन पहचान कितने प्रकार की होती है? 4। यानी अपने कह सकते हैं वर्ष होंगे कोई भी शताब्दी को छोड़कर, इन 20 वर्षों को छोड़कर, यानी 20 अपने आप में शताब्दी, इनको छोड़कर इनके अलावा कोई अगर वर्षों का आपको क्या है? संख्या दी गई तो उसमें अंतिम संख्या में 4 का भाग जा रहा है 2 में,
अंतिम दो संख्या में 4 का भाग जा रहा है तो वो कौन सा है, लीप वर्ष, वरना क्या है, साधारण। इनमें अपने देख रहे हो कि अंतिम क्या है, पूरी संख्या में क्या है, 400 का भाग जा रहा है, 400 का भाग जा रहा है तो वो क्या है, लीप शताब्दी है, नहीं जा रहा तो कौन सी है, साधारण। यदि वो साधारण शताब्दी है तो उसमें 365 दिन होंगे, तो वो आगे की कार्रवाई किसके समान होगी, साधारण वर्ष के समान होगी। यदि क्या 400 का भाग जा रहा है वो लीप शताब्दी है, तो अगर लीप शताब्दी है तो उसमें दिन कितने होंगे, 366 दिन होंगे, तो वो आगे की कार्रवाई किसके समान होगी, लीप वर्ष के समान। कार्रवाई का मतलब आगे के नियम किसके समान होंगे, लीप वर्ष के समान। ये आपका टॉपिक था, वर्ष वर्षों का क्या था, प्रकार। अब आगे वो पढ़ेंगे इसमें कुछ अपने क्या है, डायरेक्टिव प्रश्न इस प्रकार के हैं। करंट में डायरेक्ट इस प्रकार के प्रश्न अपने क्या है, 5 या 7 प्रश्न जो आपको मैं बता रहा हूं वो परीक्षा में डायरेक्ट ही आ जाते हैं। कैसे, एक नंबर प्रश्न आपका ये आता है कि लगातार या प्रथम नाम आगे है, प्रथम है 100 वर्षों में विषम दिन थे, प्रथम 100 वर्षों में विषम दिन थे, ये प्रश्न आ जाता है। दूसरा प्रश्न आपका यह आ सकता है कि प्रथम 200 वर्षों में, प्रथम है 200 वर्षों में विषम दिन थे, इसको इंग्लिश में शायद ओड डेज बोलते हैं, विषम दिन थे। फिर आपका प्रश्न आ सकता है 3 नंबर, कैसे कि प्रथम 300 वर्षों, सभी को समझिए आप, प्रथम है 300 वर्षों में, प्रथम है 300 वर्षों में विषम दिन थे, विषम दिन थे। और आपका अगला प्रश्न आपका कौन सा आ सकता है, 400। यहां अपने थोड़ी सी क्या है, शब्दावली चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 4। यहां लिखता हूं 4 नंबर कि 4 नंबर प्रश्न आएगा लगातार, यहां क्या आएगा, लगातार 400 वर्षों में विषम दिन होती है, विषम दिन होती है, लगातार 400 वर्षों में विषम दिन होती है। तो देखो पहले सवाल का आंसर किस प्रकार दें कि प्रथम 100 वर्षों में विषम दिन होते हैं, तो प्रथम 100 वर्षों में विषम दिनों की बात करेंगे ना तो इस प्रकार होगा। देखो अपने क्या है, प्रथम 100 वर्षों की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या आया था, लीप वर्ष आया था। फिर उसके बाद क्या है, 5, 6, 7, 8 लीप वर्ष आया था। इस प्रकार 1 नंबर लीप वर्ष, इस पर 2 नंबर, फिर 12 नंबर 3 आ गया था, फिर इसी प्रकार 16 नंबर वर्ष आया था, वो 4 नंबर हो गए। तो आपको पता है 96 नंबर वर्ष एक क्या था, लीप वर्ष था। क्या था, लीप वर्ष, वो 24 नंबर का लीप वर्ष था। क्या नाम, 24 नंबर का। तो अपने इस 100 वर्षों में, कौन से वर्षों में, इस 100 वर्षों में, इस 100 वर्षों की बात हो रही है। इस 100 वर्षों में अपने पास थे 24 तो लीप वर्ष। इस 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष थे, 24 तो क्या थे, लीप वर्ष। एक पस लीप हो गया, एक तरफ क्या हो गया, साधारण। 24 क्या थे, लीप। और 24 यदि लीप थे, 96 के बाद आपको पता है 97 आ गया साधारण वर्ष, 98 साधारण, 99 साधारण वर्ष, और 100 नंबर जो वर्ष आया था, प्रथम 100 वर्षों के बाद 100 नंबर जो वर्ष था वो अपने आप में क्या था, साधारण वर्ष था, क्योंकि वो साधारण शताब्दी थी। उसमें दिन कितने थे, 365 दिन थे। तो अपने क्या है, यहां यदि देखोगे तो प्रत्येक लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं, तो प्रत्येक लीप वर्ष में कितने शेष आते हैं, 2। विषम दिन कितने, 2। पीछे साधारण कितने बचे, 100 में 24 के 76, तो 76 में यानी प्रत्येक साधारण वर्ष में विषम दिन कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। तो इस प्रकार 24 × 2 और 76 × 1, 24 × 2, इसका मतलब क्या हो गया, ये 48 विषम दिन आ गए। 24 वर्षों में कितने विषम दिन आ गए, 24 लीप वर्षों में विषम दिन हो गए 48। 76 साधारण वर्षों में कितने हो गए, 76, क्योंकि 76 × 1, क्योंकि एक साधारण वर्ष में शेषफल क्या बचता है, 1 ही बचता है। इस प्रकार इनका आप टोटल करोगे तो क्या 8 से 14 124 आ गया, 124। अब आपको पता है 124 विषम दिन नहीं हो सकते, क्योंकि विषम दिन क्या है, अधिकतम कितने हो सकते हैं, 7, या अपने क्या है अधिकतम वैसे 6 हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 6, यानी 6 या 6 से बड़े विषम दिन नहीं हो सकते, क्योंकि 7 होते ही वापस क्या है, सप्ताह बन जाए। क्या बन जाएगा, सप्ताह। तो विषम दिन तो उसे कहेंगे ना, विषम दिन क्या, मैंने क्या लिखा था, वह संख्या जो शेष फल है सप्ताह बढ़ाने के बाद शेष फल के रूप में बचे। क्या इसके सप्ताह नहीं बन सकते, और बन सकते।
तो इसके अपने 124 निकाला, उसके 7 और बढ़ रहे तो और बढ़ाइए, अंतिम रूप से आप इसको परिणाम की तरफ ले जाइए। तो इसका मतलब अपने क्या है, इसके सेंस पर निकालोगे तो जो भी है इसके कितने सेंस पर आ गए 5, कितने सेंस पर आ गए 5, क्योंकि इसमें आप भाग दोगे तो देखो कितनी बार गया अपने क्या है, जैसे अपने क्या है एक बार जा रहा है, कितने बार जा रहा है एक, तो अपने क्या है इसके अंदर कितना बचा 5, और 5 के आगे क्या है, क्या अपने 5, और 5 के आगे अपने देखेंगे तो अपने क्या बच गया 4, 5 के आगे 54 है, अपने सातों कितने होते हैं 49, इसका मतलब 17 सात कितने होते हैं 119, तो अपने पूरे क्या बने 119 दिनों में क्या बन गए अपने 17 और आगे कितने बचे 5 शेष पर, कितने बचे 5, तो इसका शेष पर कितना बच गया 5। अब प्रथम 100 वर्षों में विषम दिन कितने थे 5, डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है, आपका आंसर रहेगा कितने रहेंगे 5। लेकिन यहां आप देखिए प्रथम 200 वर्षों में विषम दिन थे, प्रथम कितने 200 वर्षों में विषम दिन थे, इस प्रकार आएंगे। आपने अभी दिया 100 में कितने होते हैं, 100 में कितने थे 5, प्रथम 100 में कितने 5, अगले 100 में फिर कितने हो गए 5 हो गए, तो यहां आपका उत्तर 10 नहीं रहेगा क्योंकि 10 विषम दिन नहीं हो सकते, 10 में 7 का भाग वापस जा रहा है, इसका मतलब शेष पर कितने आएंगे 3, इसका मतलब क्या होगा 3 विषम दिन, कितने दिन होंगे 3। यदि 100 का पूछे तो आपका आंसर क्या रहेगा 5, प्रथम 100 वर्षों में विषम दिन कितने थे 5, 200 में वो 10 नहीं होंगे, 10 इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आपको पता है 10 में वापस क्या बन रहा है सप्ताह बन रहा है, इसका मतलब एक सप्ताह 3 दिन, तो अपने शेष पर कितने बचेंगे 3। यदि वो प्रथम 300 वर्षों में पूछे, प्रथम क्या पूछे 300 वर्षों में, तो आपको पता है प्रथम 100 में कितने थे 5, अगले 100 में फिर कितने हो गए 5, कितने हो गए 5, और अगले 100 में फिर कितने हो गए 5, तो आपने टोटल मारा तो कितने आ गए 15 विषम दिन होंगे, 15 में आप क्योंकि 15 के वापस सप्ताह बने तो 15 के सप्ताह बनोगे तो कितने बचेंगे एक शेष पर, इसका मतलब प्रथम 300 वर्षों में शेष पर कितना था एक, कितना था एक शेष पर, कितना शेष पर था एक, और प्रथम 200 वर्षों में कितने थे 3 थे, और प्रथम 100 वर्षों में कितने थे 5 थे। अब यदि प्रश्न यह आता है कि लगातार 400 वर्षों में विषम दिन होते हैं, क्या है लगातार 400 वर्षों, तो आप ध्यान करना किस प्रकार है, लगातार 400 वर्षों की यदि बात हो, क्या होगी बात होगी, तो देखो किस प्रकार से लगातार 400 वर्ष में आप ध्यान करना, पहले 100 में कितने 5, अगले 100 में फिर कितने 5, अगले 100 में फिर 5, कितने फिर 5, लेकिन इस वाले 100 में 5 नहीं कितने होंगे 6 होंगे, कितने होंगे 6 होंगे। कैसे होंगे, क्योंकि ये वाला 100 है वो लगातार 400 वर्षों के बाद एक लीप शताब्दी आती है, क्या आती है लीप शताब्दी, कोई भी लगातार 400 वर्ष लोगे तो कौन सी आएगी एक लीप शताब्दी आएगी, लीप शताब्दी होने के कारण अपने क्या कह सकते हैं एक दिन की क्या हो जाएगी वर्ती हो जाएगी, तो उस लीप शताब्दी के कारण इस वाले 100 में, क्योंकि पहले 100 फिर दूसरे वाले 100 फिर तीसरे, अब चौथे 100 के अंदर क्या है अपने 301 से लेकर 400 तक जाएंगे, तो इसका मतलब 400 नंबर एक लीप वर्ष है, क्योंकि किस कारण है लीप शताब्दी होने के कारण। तो अपने वहां क्या है साधारण वर्ष तो कितने बच जाएंगे और लीप कितने बच जाएंगे, साधारण तो फिर 75 बचेंगे, लीप कितने होंगे 25 होगी, और 25 और 75 का टोटल मारोगे तो 125 में अपने 7 से डिवाइड करोगे तो शेष पर कितने आएंगे 6, तो इस अगले वाले 100 में कितने शेष पर होंगे 6 होंगे। अब इसका टोटल आपको पता है 21 में 7 का भाग दो क्या आ रहा है 0 शेष पर आ रहा है, क्या आ रहा है 0। तो कहने का मतलब यह है कि लगातार 400 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, कोई विषम दिन नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है 0 विषम दिन। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि लगातार 400 वर्षों के बाद पूरा का पूरा कैलेंडर क्या होता है रिपीट होता है, क्या होता है पूरा का पूरा कैलेंडर क्या होता है रिपीट होता है, लगातार कितने वर्षों के बाद है 400 वर्षों में। ये बात अलग है कि कुछ वर्ष बीच में क्या होते हैं रिपीट होते हैं, क्या होते हैं जैसे 2001 के समान 2006 इस प्रकार आ सकता है, ठीक है, यानी कुछ वर्ष 2007 होता है, कुछ वर्ष बीच में क्या होते हैं रिपीट होते हैं, लेकिन पूरा कैलेंडर है वो कितने वर्षों के बाद रिपीट होता है 400 वर्षों के बाद क्या होता है रिपीट होता है। तो मैं एक बार पुनः आपके सामने ये बात बोल रहा हूं कि प्रथम 100 वर्षों में यदि 4 प्रश्न आपको याद करनी, कितने प्रश्न करने हैं 4 प्रश्न, परीक्षा में बार-बार आ रहे हैं कि प्रथम 100 वर्षों में विषम दिन होते हैं, तो आपका उत्तर रहेगा 5। किस प्रकार ये समझ सकते हो, प्रथम 200 वर्षों में यदि प्रथम 100 में 5 थे तो अगले 100 में फिर 5 कितने हो गए 10 का शेष पर कितना आ गया 3, 300 वर्षों का पूछे 5 5 5 15/7 यानी शेष पर क्या आ गया 1 आ गया। 400 में पूछे तो ध्यान रखना 400 वर्षों के बाद एक लीप शताब्दी और होती है, इस कारण अगले 400 जो 100 में तो ये 5 आ गया, इस 100 में भी 5, इस 100 में 5, अगले जो आप कौन सा मिलोगे लगातार ले लो या प्रथम ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी अगला है वो एक लीप शताब्दी आएगी, जो भी अगला 100वां वर्ष होगा, चौथा 100वां वर्ष है यानी 400 वर्ष बनेंगे तो वो एक लीप शताब्दी आएगी, उस कारण क्या है वहां अपने युग्म है वो 75-25 का बनेगा साधारण लीप का, इसलिए वहां शेष कितने 6 होंगे। तो आपको पता है 5 5 5 फिर चौथे कितने 6,
टोटल मारा तो 21 में 7 का भाग दो, कितने निशंस पड़े? 0 आएंगे। इस प्रकार ये आपका क्या था, कैलेंडर का पार्ट क्या था? 2 था। उसके बाद आप इससे पहले क्या है, पार्ट 1 को भी अवश्य देखिए, उसके अंदर भी मैंने बहुत सी चीजें क्या है आपको डिटेल से क्या है बताइए, और पार्ट 2 के अंदर जो आपको बात बताई वो भी आपके परीक्षा दृष्टि से क्या रहेंगी, इंपॉर्टेंट रहेंगी, और वो बेस पर आधारित है। यदि आप इस प्रकार की बातें पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आपका बेस क्या होगा, मजबूत होगा, और जो एक क्या है स्थायी ज्ञान होगा, यानी एक बार पढ़ने के बाद आप क्या है भूलने की जो समस्या है उससे क्या है निजात मिलेगा। इस प्रकार अपने क्या कैलेंडर 2 के पार्ट या 1 को आपके सामने रख दिया गया है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम वापस पुनः